नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश चस्माना। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दे रही सरकार। हरिद्वार में संस्कृत के उत्थान के लिए गोष्ठी आयोजित, संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने का किया आह्वान। चारधाम यात्रा एक बार फिर पकड़ने लगी जोर। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ी। दोनों धामों में अब तक 12 लाख से भी अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। और यातायात व्यवस्था का जायजा लेने बाइक पर निकले देहरादून के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। पलटन बाजार में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। महिला सुरक्षा के लिए सहायता केंद्र खोलने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची हवाई अड्डे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टाटानगर पटना सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले इन रेलगाड़ियों को जमशेदपुर से रवाना करने का कार्यक्रम निर्धारित था। उन्होंने झारखंड में 660 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इससे पहले श्री मोदी आज सुबह जमशेदपुर जाने के लिए रांची हवाई अड्डे पहुंचे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के चलने से झारखंड और पड़ोसी राज्यों सहित देश के पूरे क्षेत्रों में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को पहली किश्त भी जारी की। इसमें 32 करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से भेजे गए। इसके अलावा 32,000 मकानों के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। आज इस शुभ दिन झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार, और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। इन वंदे भारत ट्रेनों से और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। संस्कृत भाषा के उत्थान और इसे जन जन की भाषा बनाने के लिए आज संस्कृत भारती संगठन ने हरिद्वार में 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें देश भर के संस्कृत भाषा विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संस्कृत भाषा हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने का काम करती है। प्रदेश सरकार संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह राज्य का गौरव है कि देववाणी संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। संस्कृत भाषा अभिव्यक्ति का साधन और मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी भी है। संस्कृत भाषा से ही मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संस्कृत भाषा के संरक्षण और अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान संस्कृत संभाषण शिविर लगाकर सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक संस्कृत पाठशालाएं प्रारंभ की जा रही हैं। सभी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर सूचना पटों को हिंदी के साथ संस्कृत में लिखा जाए, इसके प्रयास भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर अपनी मूल भाषा देववाणी संस्कृत को पुनः मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना है। यह कार्यक्रम इस दिशा में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। पूरे देश के संस्कृत भाषा के विद्वान जो संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस देव भाषा का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार अपने जीवन में एक साधक की तरह काम कर रहे हैं। वो सब देवभूमि उत्तराखंड पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सभी आए हुए प्रतिनिधियों का, जो पूरे भारतवर्ष से आए हैं, उन सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि ये देव भाषा
संस्कृत हमारे यहाँ जन जन की भाषा बने, राज्य के अंदर इनके प्रचार प्रसार के लिए हम पहले से बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास और तेजी से होंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी ये जो देवभाषा संस्कृत है ये केवल पूजा पाठ तक ही सीमित न रहे, बल्कि आम बोलचाल की भाषा बने, जन जन की भाषा। और इस मौके पर परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड दिव्यता और भव्यता की भूमि है, देवभूमि है, संस्कारों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है। और संस्कृत भाषा के लिए हमारे आदरणीय वेद व्यासी ने सरस्वती तट पर, वहीं पर बद्रीनाथ में, माणा में, वहीं पर बैठकर ही पूरे विश्व को संदेश दिया है। समय आ गया है, आज वो संदेश उत्तराखंड के माध्यम से पूरे विश्व को मिले और संस्कृत उसका माध्यम बने। मैंने आज कहा कि विकिपीडिया एक ही व्यक्ति ने शुरू किया और लोग जुड़ते चले गए। हम विकिपीडिया के साथ साथ हम क्यों ना वैदिक पीडिया शुरू करें? यही सनातन की संस्कृति है, हमारे वेद। वैदिक पीडिया शुरू हो। दूसरा, उत्तराखंड की धरती 4 धाम की धरती है, क्यों ना ऐसा हो कि 4 धाम की धरती तो ही है, लेकिन 4 वेद धाम की धरती भी बने, कि चारों वेदों का अध्ययन यहाँ पे हो, लोग विद्वान बने। और संस्कृत भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र ने कहा कि संस्कृत ज्ञान विज्ञान की भाषा है। उन्होंने संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की। संस्कृतं सर्वत्र इति प्रसारं कर्तुं कार्यं करोति। सभी की संस्कृत सभी की है, किसी वर्ग की, किसी जाति की अथवा कर्मकांड की भाषा नहीं है। यह जो एक धारणा है उसको नाश करके सभी के लिए, सभी का हित चिंतन करने वाली भाषा है। इसमें भाषा केवल मात्र नहीं है, एक ज्ञान की भाषा है, विज्ञान की भाषा है, जीवन की भाषा है, संस्कार की भाषा है, संस्कृति की भाषा है। इसका गत 43 वर्षों से संस्कृत भारती कार्य करते हुए आज लाखों कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और लोगों को संस्कृत के साथ में मूल संस्कृत है, सभी मानते हैं संस्कृत हमारी मूल भाषा है, संस्कृति हमारी मूल भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, ये सब मानते हैं। करने के लिए संस्कृत भारती अग्रसर है। प्रदेश में 4 धाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रा एक बार फिर जोर पकड़ रही है। उत्तरकाशी जिले के दोनों धामों गंगोत्री और यमुनोत्री में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके अलावा यात्रा मार्गों और पड़ावों पर चहल पहल इन दिनों बढ़ती जा रही है। इस सीजन में इन दोनों धामों में अब तक 12 लाख से भी अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस यात्रा काल में यमुनोत्री में 5,60,035 और गंगोत्री में 6,42,481 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। जिला प्रशासन ने 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन ने 4 धाम यात्रा मार्ग को सुचारू बनाए रखने के लिए जगह जगह पर टीमें तैनात की हैं, ताकि यदि मार्ग भूस्खलन से बाधित हो तो उसे तुरंत सुचारू किया जा सके। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने शहर के विभिन्न मार्गों का मोटरसाइकिल से भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया है। भ्रमण के दौरान दोनों अधिकारियों ने घंटाघर, किशन नगर चौक, बल्लूपुर चौक और बल्लीवाला का भ्रमण कर यातायात के दबाव वाले स्थानों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी मुख्य मार्गों पर पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर वाहनों को चयनित स्थानों पर पार्क करवाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य मार्ग पर किसी तरह का अस्थायी अतिक्रमण नहीं होने देने के निर्देश भी दिए हैं। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पलटन बाजार का औचक निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान बाजार में आने वाली महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा की दृष्टि से CNI चौक पर महिला सुरक्षा सहायता केंद्र बनाए जाने के साथ ही केंद्र में बाजार खुलने से बंद होने तक महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करने को भी कहा है। संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरा लगाने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने पलटन बाजार में महिलाओं से बात कर सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर उनकी राय जानी। खबर बागेश्वर से है, जहां के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने वार्डों में साफ बिस्तर का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। जन औषधि केंद्र बंद होने पर उन्होंने इसे खोलने के आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों को मेन्यू के अनुसार गुणवत्ता युक्त भोजन देने को भी कहा है। मेरे द्वारा जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया है। तो सर्वप्रथम तो जगह जगह काफ़ी गंदगी मेरे द्वारा देखी गई है और जो भी यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं और इंचार्ज हैं उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि तत्काल इस विषय कार्रवाई करें। हॉस्पिटल का जो परिसर होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए।
ताकि एक पॉजिटिविटी का फील उसमें आए। तो सभी को ये निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ वार्ड्स का भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जहाँ पर सफाई की व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक नहीं लगी और बेडशीट वगैरह और तमाम जो इक्विपमेंट हैं, बेड हैं, काफ़ी गंदे हैं। तो उसमें भी जो संबंधित स्टाफ है उनको मेरे द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इसको सुधार करें। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।